डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, पीएम मोदी ने सभी दलों से समर्थन मांगा। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना जादूगर कहा। राहुल की स्पीच पर राजनाथ सिंह और रिजिजू ने आपत्ति जताई। स्पीकर ने राहुल के शब्दों को कार्यवाही से हटाया। हरिवंश निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति चुने गए। पहली बार मनोनीत सदस्य को उपसभापति का पद मिला। पीएम ने हरिवंश की तारीफ की, बोले सदन को उन पर गहरा भरोसा। बिहार में जनगणना 2027 का शंखनाद, सीएम सम्राट चौधरी ने जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। नागरिक खुद भी दर्ज कर सकेंगे अपनी जानकारी। बस्ती में मासूम को जलते तंदूर में फेंका। शादी समारोह में कैटरिंग ठेकेदार ने पार की क्रूरता की हद। बार बार रसगुल्ला मांगने पर जलते तंदूर में फेंका। गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा मासूम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लोकसभा में संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी जब महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयकों पर बोलने खड़े हुए तो उन्होंने भाषण की शुरुआत बचपन की कहानी से की, लेकिन ये कहानी आगे बढ़ते बढ़ते हंगामे में बदल गई। असल में राहुल गांधी ने इन्हीं कहानियों के जरिए बीजेपी पर हमला बोला और दो टूक कहा कि कायरों की तरह बीजेपी छिपना बंद करे। उन्होंने कहा कि ये महिला बिल तो बिल्कुल नहीं है। इस बीच राहुल ने पीएम मोदी को जादूगर कहने पर जमकर वहां पर हंगामा हुआ। राहुल के जादूगर शब्द पर केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आपत्ति जताई है। कहा विपक्ष के नेता अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, पीएम के लिए ऐसा बोलेंगे, वे चुने हुए लीडर हैं। राजनाथ आगे बोले, इस देश के पीएम के संबंध में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। इस देश की जनता ने उन्हें पीएम बनाया है। राहुल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे सदन की कार्यवाही से बाहर निकाला जाए और राहुल माफी मांगे। वहीं लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि कांग्रेस के जो लीडर हैं उनका जो भाषण है वो एक शो जैसा था, जैसा कि माइकल जैक्सन का। अपने संबोधन में दुबे ने 17 अप्रैल की तारीख का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के अतीत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसी दिन वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स मामले पर लेकर आरोप लगे थे, जिसने देश की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा किया था। Pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर। Don't ask, I'm not yielding. You have made a Speaker, sir, I'm not yielding. misleading statement. I have to make clarification. Speaker, sir, I'm not yielding. But sir, Sri Rahul Gandhi ji is talking about reservation in assemblies and parliament for OBC and for religious minorities. That is not permissible. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। बाद में कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। पहले स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम थी, अब वो सरपंच, पार्षद और मेयर के रूप में सक्रिय हैं और बहुत बढ़िया काम कर रही हैं हर क्षेत्र में। That could tear at the very fabric of our federalism. We must be candid about what is at stake
when constituencies are redrawn based on either current population figures or even the 2011 census. Let's face it, sir, delimitation requires serious discussion. We face a profound demographic divergence. There are at least three major fault lines in our country, sir. First, the balance between small states and big states. Second, the balance between states, particularly in the south like Tamil Nadu or Kerala. 543 की बहुत बात हो रही है, ये संविधान से चलता है ये देश सर। सबसे पहले मैं कास्ट सेंसस पर आ जाऊं। आजकल रोज कह रहे हैं सर कि कौन दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन आदिवासी है। सर, इस देश में सबसे यदि मजबूत कोई बिजनेसमैन है जिसकी की बहुत इज्जत है तो वो टाटा परिवार है। और राहुल गांधी जी को यही नहीं पता कि टाटा माइनॉरिटी है। वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल जी ओबीसी हैं। सुजलॉन के मालिक तुलसी ताती शेड्यूल कास्ट। और मैं आपको बता दूं सर कि बहुत बड़ा ग्रुप है माइकल सेन, उसका जो सीईओ है वो अरुण उरांव आदिवासी। हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति बने हैं। उन्हें शुक्रवार को निर्विरोध चुना गया है। विपक्ष की ओर से कोई नाम नहीं आया था। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। हरिवंश के समर्थन में राज्यसभा सचिवालय को 5 प्रस्ताव मिले। सदन के नेता जेपी नड्डा ने पहला प्रस्ताव रखा, जबकि दूसरा प्रस्ताव नितिन नवीन ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार उपसभापति चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि सदन को आप पर गहरा भरोसा है। बीते समय में आपके अनुभव का सदन को लाभ मिला है। आपने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। हरिवंश नारायण सिंह पत्रकार से नेता बने। उन्होंने जेडीयू की तरफ से राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 2018 में पहली बार राज्यसभा के उपसभापति बने। इसके बाद 2020 में दोबारा चुने गए। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए एनडीए ने हरिवंश नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उन्हें लगातार तीसरी बार उपाध्यक्ष चुना गया है। दरअसल विपक्ष ने लोकसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने और परामर्श की कमी का आरोप लगाते हुए इस चुनाव का बहिष्कार किया। ऐसे में शुक्रवार सुबह 11 बजे शुरू हुई प्रक्रिया में हरिवंश को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है। बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ के किनारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पटना का जेपी गंगा पथ आज नारी शक्ति के जय घोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो महिलाओं के भारी हुजूम ने उनका स्वागत किया। इस नारी शक्ति वंदन अभियान के जरिए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का संदेश दे रही है। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार का विकास तभी संभव है जब हमारी माताएं और बहनें सशक्त होंगी। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही वंदन योजनाओं का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। जेपी गंगा पथ की ये लहरें आज बिहार की बदलती नारी शक्ति की गवाह बन रही हैं। हम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगे। इस मौके पर खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी मौजूद रहीं।
नारी शक्ति और विकसित भारत रंग का आयोजन किया है। मैं श्रेष्ठी जी और हमारी सभी चंद्रिका जी, शालिनी जी, मीरा जी, रमा निषाद जी, महापौर सीता साहू जी, कई महत्वपूर्ण माननीय विधायक यहाँ उपस्थित हैं। आदरणीय यहाँ पर कई वरिष्ठ लोग शिक्षा दिवस से जुड़े साथी भी हैं। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र में केंद्र सरकार द्वारा 3 संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने पर झारखंड की सियासी गलियों में भी पारा चढ़ा हुआ है। इस विशेष सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर राज्य की मुख्य सत्ताधारी पार्टी झामुमो से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये देश की संवैधानिक व्यवस्था में की गई पहली नजीर होगी कि 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में पारित हुआ था, उसे कानून का रूप लिए 20 महीने के बाद ही बिना क्रियान्वयन के उस पर पुनः संशोधन प्रस्ताव आ गया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि हम लोग संसदीय लोकतंत्र में नहीं बल्कि संसदीय सर्कस में जी रहे हैं। पार्टी महासचिव ने सवाल उठाया कि जब गृह मंत्री सदन में कह रहे हैं कि जनवरी से ही जनगणना का काम देश में शुरू हो गया है, तो फिर 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन क्यों? क्या 2011 से 2026 के बीच देश की जनसंख्या नहीं बढ़ी है? क्या बसाहट में कोई बदलाव नहीं आया है? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में महिलाओं को वोट के अधिकार से वंचित किया गया है। आप देश में क्या लाना चाहते हैं? हमारा जो संघीय ढांचा है उसे परिसीमन के रूप में क्या करना चाहते हैं? आपके अपने राज्यों में साथ कोई संपर्क साधना भी जरूरी नहीं समझा और राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत करना सही नहीं समझा, ऐसा भट्टाचार्य ने कहा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक देश में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव लाने वाला कदम है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक पर 18 तारीख तक चर्चा होगी और इसके सर्वसम्मति से पारित होने की उम्मीद है। अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण जैसे कदमों के बाद अब महिला आरक्षण एक बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय माताओं और बहनों के सशक्तिकरण के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण की दिशा में अहम साबित होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान यानी भारत की जनगणना 2027 का बिहार में औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय में एक क्लिक के साथ इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस मौके पर राज्यवासियों से उत्साहपूर्वक भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सुशासन की आधारशिला है। इसी डेटा के आधार पर आगामी वर्षों की विकास योजनाएं और नीतियां तैयार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे इस राष्ट्र महोत्सव में के अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें, चाहे डिजिटल माध्यम से स्वगणना हो या प्रगणकों की जानकारी देना। आपकी सटीकता ही एक समावेशी बिहार की दिशा तय करेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कई दिग्गज अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में बदलते हालात और नक्सलवाद को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है और क्षेत्र में शांति और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। विजय शर्मा ने बताया कि जहां पहले सुरक्षा का माहौल रहता था, अब वहां लोग खुले तौर पर त्योहार, मेले और मड़ई मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जनगणना जैसे अहम काम अंतिम गांव तक पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बस्तर को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा और वाइब्रेंट बस्तर विलेज की अवधारणा पर काम किया जाएगा। महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा कि आधी आबादी को 33% आरक्षण मिलना न्याय संगत है। इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। साथ ही सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सुशासन को आगे बढ़ा रही है। बस्तर में अभी उत्सव का समय है, कुछ दिनों तक ही अभी मेला मड़ई चले, उन मेला मड़ई में रंगत आई है, उसमें रंग आया है। इस बार लोग बस्तर के चौराहों पर गांव में हंसने लगे हैं, खुलकर बदल गया है बस्तर। बस्तर में अब
चाहे वो जनगणना का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, शिक्षा का विषय हो, अन्य जो विकास के कार्य हैं वो गांव-गांव तक जा पाएगा। आने वाले कुछ ही समय में हम लोग भी योजना बना करके बस्तर के अंतिम गांव तक, जिसको वाइब्रेंट बस्तर विलेज नाम दे करके वहां तक पहुंचेंगे, अर्थात वो गांव उसके ठीक बाद दूसरा प्रदेश लग जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं, समस्या से जुड़ी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई करते हुए गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टिपरक समाधान सुनिश्चित कराएं। जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को मुख्यमंत्री ने आश्वासित करते हुए कहा, घबराइए मत, सरकार आपकी हर समस्या पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराएगी। पूरे देश में चर्चित कानपुर के अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में लंबे समय से फरार चल रहा 25,000 रुपए का इनामी आरोपी डॉक्टर अली आखिरकार कानून के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। डॉक्टर अली, जो दिल्ली के उत्तम नगर का निवासी बताया जा रहा है, पिछले कई महीनों से पुलिस की पकड़ से दूर था। पुलिस के लगातार दबिश और तलाश के बावजूद वो हर बार चकमा देने में कामयाब रहा, लेकिन अचानक घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया जब डॉक्टर अली ने कानपुर कोर्ट में खुद सरेंडर कर दिया। कानपुर में हुए बहुचर्चित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट कांड में एक नया मोड़ आया है। उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला अली, जो कि लंबे समय से पुलिस के मुताबिक फरार चल रहा था, जिसका नाम विवेचना में भी शामिल किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में काफी लंबे समय से लगी हुई थी और ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा था। ये पुलिस को चकमा देते हुए आज इसने कानपुर कोर्ट के ACGM 6 में खुद को सरेंडर किया है। अभी फिलहाल इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। हो सकता है कि आगे कानपुर की कमिश्नरेट जो पुलिस है वो पूछताछ के लिए अली की रिमांड ले सकती है। देखना यह है कि अगर पुलिस को रिमांड मिलती है तो पुलिस इसमें आखिर क्या कुछ खुलासे करती है। APN न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में एक मासूम बच्चे को सिर्फ रसगुल्ला खाने की वजह से जलते तंदूर में फेंक देने का आरोप है। जलने की वजह से बच्चा गंभीर हालत में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, जिसको इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। बता दें, छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में एक विवाह समारोह के दौरान दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज एक रसगुल्ले के विवाद में कैटरिंग ठेकेदार ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक 11 वर्षीय बालक को जलते हुए तंदूर में फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक मुस्लिम युवक हिंदू धर्म में शामिल हो गया। उसका नाम फैज खान से बदलकर सोनू चौहान रखा गया है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने इसे घर वापसी का नाम देते हुए हिंदू बने युवक का गंगा जल से शुद्धिकरण किया और पूजा अर्चना करवाई। हिंदू बने युवक का कहना है कि वो पिछले कई सालों से हिंदू धर्म में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा था। जल्द ही युवक के परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। शहर के कालीबाड़ी मंदिर में फैज खान का शुद्धिकरण करके उनका नाम सोनू चौहान रख दिया गया। हिंदू संगठन का मानना है कि इससे पूर्व में भी ये लोग हिंदू थे, लेकिन मुगल काल में धर्म परिवर्तन कर इन्हें मुसलमान बना दिया गया। मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं पहले से ही सारी चीज़ें मानता था। सनातन धर्म के प्रति काफ़ी मेरी आस्था रही है शुरू से, सन 2000 या 2001 से समथिंग, और काफ़ी रुचि रही है मेरे अध्यात्म से। एक अंदरूनी एक नाता रहा है एक आत्मा से मेरी, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैं शिव जी का भक्त हूँ और कोई किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ये मेरी अपनी आत्मा से मैंने अपनी सोच। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना व्यवस्था और सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई है। ये सभी अर्चक पिछले 3 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मार्गदर्शन में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। अब प्रशिक्षण पूरा होने पर बाद इन बचुकों को मंदिर परिसर में सेवा का अवसर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इन्हें राम मंदिर परिसर के परकोटे समेत कुल 16 मंदिरों में तैनात किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।